दोस्तों नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका गुना आईसीएस एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन है वो है डेली करंट अफेयर्स का है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 9 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। आज का जो दोस्तों हमारा पहला जो सेशन से पहले जो है वो है टेलीग्राम संबंधित जानकारी है। दोस्तों अगर आपको स्टडी से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए या इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। अब इसके बाद अगर दोस्तों देखा जाए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 8 दिसंबर को। दोस्तों हाल ही में जो बोधि दिवस मनाया गया वो मनाया गया 8 दिसंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर होगा। अब अगर देखा जाए जैसे कि 5 दिसंबर को क्या मनाया गया, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथ ही 5 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया गया। वहीं अगर देखा जाए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जो कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। वहीं अगर 7 दिसंबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। अब अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों वो है कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। यानी कि जो एटीपी रैंकिंग जो है वो है टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित जो एटीपी रैंकिंग जारी की है उसमें शीर्ष पर कौन रहा है। ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या लिएंडर पेस। दोस्तों हाल ही में जो एटीपी जो रैंकिंग जारी की है उसमें नोवाक जो जोकोविच हैं वो शीर्ष स्थान पर हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच होगा। अब दोस्तों ये सारे जो हैं खिलाड़ी हैं वो टेनिस के खिलाड़ी हैं सारे। इसमें से जो राफेल नडाल हैं वो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। जबकि रोजर जो फेडरल हैं वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं लिएंडर जो पेस हैं वो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद और अगला क्वेश्चन जो देखा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्योहार का संबंध किससे। ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, यहूदी से, जैन धर्म से या क्रिश्चियन से। हाल ही में जो हनुक्का त्योहार का जो संबंध रहा वो रहा यहूदी धर्म से रहा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदी धर्म से। और जिसको कहाँ मनाया गया है, इजराइल में बनाया गया। और हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। इसके बाद और अगला क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में बांग्लादेश ने किस रोग के उन्मूलन की घोषणा किया है, किस रोग का उन्मूलन किया है। तो मलेरिया का, कालाजार का, तपेदिक का या निमोनिया। हाल ही में जो बांग्लादेश ने जिस रोग के उन्मूलन किया है उसका नाम है कालाजार। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाजार होगा। बांग्लादेश ने कालाजार रोग का उन्मूलन किया है। अब अगर देखा जाए काला रोग से संबंधित जानकारी, जैसे कि काला रोग जो है उसका कारक क्या है। इसका कारक है लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। अब इसका अगर भाग देखा जाए कालाजार का, वो है सीसी मक्खी नामक मच्छर है। वहीं इससे जो प्रभावित अंग है कालाजार से वो है आंत है। ये आंतों पर अटैक करता है कालाजार। इसके बाद इसके जो लक्षण है, इसके लक्षण जो है वो है तेज बुखार आना। तो इस प्रकार हमने देखा कि कालाजार का जो कारक है, कालाजार का जो कारक है वो है लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी है। कालाजार का जो भाग है वो है सीसी मक्खी है। कालाजार से जो प्रभावित अंग है वो है आंत है। इसके बाद कालाजार के जो लक्षण है इसमें तेज बुखार आती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल का प्रारंभ किया है। यानी ग्रीन राइजिंग पहल का प्रारंभ भारत सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन है यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूनेस्को या डब्ल्यूटीओ। भारत सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर हाल ही में ग्रीन राइजिंग पहल का प्रारंभ किया। इसका जो प्रारंभ किया वो किया COP 28 के दौरान किया, जो कहाँ पर किया है, UAE में किया। इसका प्रारंभ UAE में किया। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत सरकार ने ग्रीन राइजिंग पहल का प्रारंभ किया। इसका जो उद्देश्य है वो है, ग्रीन राइजिंग पहल का जो उद्देश्य है वो है कि हरित पहल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अब अगर देखा जाए कि यूनिसेफ है, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 ईस्वी में, जबकि इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी कि USA में है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अगले क्वेश्चन से पहले है आज का हमारे शुभ विचार हैं। जैसे कि ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। यानी कि जिस तरह ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है उसी प्रकार इसको आसान करने के लिए समझना पड़ता है। इसके बाद अब अगला कोई क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, वे कौन थी। यानी कि लीलावती का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन है कवित्री थी, गायिका थी, लेखिका थी या अभिनेत्री थी। दोस्तों हाल ही में जो लीलावती का जो निधन हो गया वो एक अभिनेत्री थी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्री होगा। लीलावती कौन थी, एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया।
अब इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए वो है कि 2023 में जो महत्वपूर्ण निधन हुए उनसे संबंधित जानकारी है, जैसे कि सलीम उल हक का निधन हो गया, वो जलवायु विशेषज्ञ थे। वहीं गिवे जो पटेल थे वो भारतीय कवि थे। चंद्रमोहन तेलुगु अभिनेता थे। वहीं संजय गढ़वी जो है वो फिल्म निर्देशक थे। वहीं मीरा साहिब फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जो केरल से संबंधित थी, जबकि तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी वो। इसके बाद राजकुमार जो कोहली थे वो भी एक क्या थे, फिल्म निर्देशक था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में लाल दुहोमा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में जो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए वो 5 राज्यों में हुए, जैसे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में। इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। वहीं अगर देखा जाए तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत मिला। मिजोरम में जो सत्ता दल थी एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल जो फ्रंट थी उसको कुल 10 सीट मिली, जिसके जो पूर्व पहले जो सीएम थे जोरम थंगा चुनाव हार चुके हैं। वहीं अब जेडपीएम है यानी कि जेडपीएम को पूर्ण बहुमत मिला मिजोरम में। तो इस प्रकार मिजोरम के हाल ही में मुख्यमंत्री की शपथ लाल दुहोमा ने मिजोरम की शपथ ली। और जो पार्टी से संबंधित वो है जेडपीएम से संबंधित यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट से संबंधित इसके अध्यक्ष भी हैं। इसको जो सीट मिली है वो मिली है टोटल 40 में से इसको 27 सीट मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। इसका जोरम पीपल्स जो मूवमेंट पार्टी है इसके अध्यक्ष लालदू ओमा थे। इन्होंने ही मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में के लिए शपथ ली है। अब जो लालदू ओमा थे, लालदू ओमा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं, साथ ही ये इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुके हैं। वर्तमान उन्होंने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इनकी जो पार्टी है वो है जेडपीएम यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट है, जिसको 40 में से 27 सीटें मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम को शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम को क्या किया, शुरू किया? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। मेरा गांव मेरी जो धरोहर कार्यक्रम जो शुरू किया वो किया है संस्कृति मंत्रालय। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सैम अल्टमैन को, शमीर शाह, रवि बिश्नोई, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सी है, बीबीसी जो एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जिसका कार्य है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिसका मुख्यालय लंदन में है। इसका जो वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किया वो किया अमीर शाह को किया गया। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समीर शाह को नियुक्त किया गया। समीर शाह को नियुक्त किया गया। यानी जो बीबीसी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया वो किसे किया है? समीर शाह को नियुक्त किया गया है। इसके बाद जो सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई का सीईओ नियुक्त कर दिया गया। ओपन एआई का क्या सीईओ नियुक्त कर दिया गया, किसको? सैम अल्टमैन को। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? यानी कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। गरबा जो नृत्य का जो संबंध है वो है गुजरात राज्य से, तो इसको गुजरात की गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद अब अगर देखा जाए जैसे कि यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। प्रमुख है आंद्रे आजोले हैं। यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया, जबकि ग्वालियर को संगीत शहर घोषित किया था हाल ही में।